हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घरों में बहुत खुशी से होंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए मैं लेके आया था कुछ दिनों पहले स्टैट के लिए एमसीक्यू सेट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर्स का एमसीक्यू सेट। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कंप्यूटर्स में बहुत इजी पेपर आता है, हो सकता है कि कहीं पे कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिकी आते हैं, लेकिन मैंने जो आपको स्टैट पोर्शन पढ़ाया था उसमें तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो कवर होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो है अपियर हो जाए। कुछ दिनों पहले मुझे जेएसए का एक स्टूडेंट मिला था। मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था, तो मुझे वहाँ पे एक जेएसए का स्टूडेंट मिला था, तो उसने मुझे कहा था कि जेएसए में हमारे 30 मार्क्स थे स्टैटिस्टिक्स के, और मैंने जो है उसमें 28 मार्क्स स्कोर किए हैं जो आपने पढ़ाया था। और उसके बाद कंप्यूटर का जो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 90+% जो वो भी बच्चे एस्पायरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी के लिए, तो उसमें उन्होंने मेरे स्टैट को फॉलो किया है। उसी तरह नियर अबाउट 60 to 70% उन लोगों ने भी कंप्यूटर में पोर्शन मेरा फॉलो किया है। मैंने कंप्यूटर पोर्शन जो पढ़ाया था, पहले बच्चों ने कहा था कि सर आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है ज़्यादा आप खींच रहे हैं चीज़ों को। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी लेवल थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस कभी भी उधर इधर घूम के आ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और इजी क्वेश्चंस तब आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा टफ आए तो वहाँ पे आपको फंसने के चांस हैं। इसलिए मैंने जो कंप्यूटर पोर्शन पढ़ाया था, अगर आपको अभी भी कंप्यूटर पोर्शन में कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें और देखें आप कि मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की कि नहीं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको वो जो है रट्टा आपको लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है, पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उनको ये टेंशन है कि सर पता नहीं, हमें डर लग रहा है कि होगा नहीं होगा, इतना ज़्यादा पढ़ के इतने रिविजन्स करके भी अभी हमें डर लग रहा है। देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, सबसे पहले आपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देनी है। अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मुझसे बेहतर किसी ने नहीं की है। अपने, इसको कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देनी है ताकि एग्ज़ाम में अपियर होते वक्त आप जो है इस जो आपने पढ़ा है उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से हो। ये अपने आप को दिलासा खुद ही देना है। बाहर से दिलासा देने वाले तो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, लेकिन जो आप खुद को दिलासा देंगे कि नहीं, मैंने पढ़ा है, इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, रिविजन इतने किए हैं, इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके बाद मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ये अपने आप को जो है अपने आप को पहले समझाना है। उसके बाद अब में जो कॉन्फिडेंस आएगी आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से कर पाओगे। चले, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज के एमसीक्यू सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आज का एमसीक्यू सेशन आपको पसंद आएगा। मेरे जो एमसीक्यूज़ रहते हैं, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ उन एमसीक्यूज़ को इस तरह से फ्रेम करूँ ताकि आपके उसमें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो हमारा एमसीक्यूज़ का वही तरीका रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, आप जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टाइम लेके फिर देख सकते हैं कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। और एट द एंड ऑफ द एमसीक्यू सेशन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं, एट द एंड ऑफ द एमसीक्यू सेशन अपना जो आपका स्कोर है, जो आपने एमसीक्यू सेट में स्कोर किया है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त भी है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन जो हम पढ़ाते हैं, अगर इनकी नोट्स भी चाहिए आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है अंजुम सरस क्लासेस, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। वो मेटल और प्लास्टिक केस जो होता है जिसमें सारे कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सिस्टम यूनिट, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर टावर, ऑप्शन सी इज कंप्यूटर केस, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कभी कंफ्यूज होते हैं। सिस्टम यूनिट तो इसको कहते ही कहते हैं, इसके अलावा इसको कंप्यूटर केस भी कहते हैं, इसको कंप्यूटर टावर भी कहते हैं, और एक चीज़ इसको कहते हैं वो है चेसिस। ये 4 नाम आपने याद रखने हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये आप लोगों को मैंने बहुत सारी एमसीक्यू सेशन में ये क्वेश्चन बताया है ताकि ये चीज़ आपको जहन में रहे। मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर इज,
किसको माना जाता है मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर? ऑप्शन ए इज़ ग्रेस हॉपर, ऑप्शन बी इज़ एडा लोलेक, ऑप्शन सी इज़ मैडम लिंडसे, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको कहा था कि एडा लोलेक जो है शी इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन? ये क्वेश्चन एक बार पीए में शायद पूछा गया था, तो ये जेकेएसएसबी का क्वेश्चन है। इनमें से आपने बताना है कि फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ नहीं होता है, यानी कि आपने बताना है इनमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में नहीं इस्तेमाल होती है। देखिए कैड जो है ये हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, यहाँ से आप जो भी डिज़ाइंस आपके सिविल इंजीनियरिंग वाले इस्तेमाल करते हैं वो कैड को, ऑटोकाड कैड को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्मार्ट वेपन जो है इट्स नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली? तो आपने बताना है कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ऑप्शन ए इज़ अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज़ बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको डायरेक्टली आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? ठीक है, तो वो है बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम ज़ीरोज़ एंड वंस भी कहते हैं। ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज भी जिसको हम कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को भी, जिसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी कहते हैं कभी कभी, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जो लैंग्वेज डायरेक्टली आपका कंप्यूटर इस जो है समझ पाता है दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ dash dash is a display screen that can identify the occurrence and position of a touch inside the display region. कौन सा है वो डिस्प्ले स्क्रीन जो आइडेंटिफाई करता है ऑकरेंस ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए टच इनसाइड द डिस्प्ले रीजन? तो ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन इज ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी इज टच स्क्रीन, ऑप्शन सी इज स्टाइलस, ऑप्शन डी इज जॉयस्टिक। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है हमारे पास एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है जिसके इनसाइड अगर हम टच करते हैं तो हम जो है डिस्प्ले भी कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं तो वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इन चीज़ों को आप देखें, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम PA में भी पूछा गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ ऑप्शन ए इज ऑप्टिकल मैग्नेट रीडर, ऑप्शन बी इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी इज ऑप्टिकल मैप रीडर एंड ऑप्शन डी इज ऑप्टिकल मास्क रीडर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको याद रखें आप। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द CPU? आपने बताना है इनमें से इंटरनल कंपोनेंट कौन सा नहीं है आपके CPU का। ऑप्शन ए इज कंट्रोल सीक्वेंसर, ऑप्शन बी इज फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी इज MAR, ऑप्शन डी इज ठीक है MDR। मैंने आपको ये पढ़ाया है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, मेमोरी डेटा रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेमोरी में पढ़ाया है। अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो वापस जाके देखिए, मेरे जो मेमोरी के रिलेटेड लेक्चर्स है वो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई थी। तो इनमें से ऐसा एक कंपोनेंट आपने बताना है दैट इज़ नॉट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ CPU, तो दैट इज़ ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिवैक इज़, ये भी SSB के एक एग्जाम में पूछा गया है। इट्स फुल फॉर्म यहाँ पे आपने बतानी है। ऑप्शन ए इज़ यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज़ यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज़ अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपने बताना है यूनिवैक की जो है एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्व्स? जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे पहले वाले कंप्यूटर्स में, उनको वैल्व्स कभी कभी क्यों कहते थे? ऑप्शन ए बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी बिकॉज दे कैन स्टॉप और एलो द फ्लो ऑफ करंट, ऑप्शन सी इट इज़ ईजी वे टू ट्रांसमिट द सिग्नल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इनको वैल्व्स भी क्यों कहते हैं? हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं इनको वैल्व्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन स्टॉप और एलो द फ्लो ऑफ करंट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होता है, कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करना है, तो वापस जाके आप वही लेक्चर्स देखें, एक बार जो है उसको रिवाइज़ करें उन लेक्चर्स को, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द फर्स्ट फर्म टू मैस मार्केट ए कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वॉज। ऐसी कौन सी फर्म थी, ऐसी कौन सी कंपनी थी जिन्होंने मास मार्केटिंग की थी माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है, एज ए पर्सनल कंप्यूटर? ऑप्शन ए इज़ IBM, ऑप्शन बी इज़ रेडियो शैक्स, ऑप्शन सी इज़ सुपर यूनिवैक, ऑप्शन डी इज़ डेटा जनरल कॉरपोरेशन। तो आपने बताना है पहली कौन सी ऐसी फर्म थी, कौन सी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने मैस मार्केटिंग की थी माइक्रो कंप्यूटर की एज ए पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ ऑप्शन बी, रेडियो शैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं डायरेक्टली। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। जो बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बनाया गया था वो किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए इज़ चार्ल्स बैबिज, ऑप्शन बी इज़ ब्लेस पास्कल, ऑप्शन सी इज़ जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन डी इज़ गॉर्डन मूर। तो कौन था ऐसा शख्स, कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पहला दिया था? दैट इज़ ऑप्शन सी, जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू प्रिंट द ग्राफिकल आउटपुट एंड डिज़ाइन बाय कंप्यूटर ऑन पेपर? ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम ग्राफिकल आउटपुट जो है डिज़ाइनस पेपर पे प्रिंट कर पाते हैं? ऑप्शन ए इज़ आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इज़ प्लॉटर, ऑप्शन सी इज़ प्रिंटर, ऑप्शन डी इज़ इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रिंटर लिखेंगे, लेकिन जब हमारे पास बड़े बड़े ग्राफिकल आउटपुट्स चाहिए, बड़े बड़े डिज़ाइन चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं प्लॉटर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? आपने बताना है इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन से हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है, और कौन से नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ आपने बताना है इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इज़ ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी इज़ बायोमेट्रिक सेंसर, ऑप्शन सी इज़ टच स्क्रीन, ऑप्शन डी इज़ डिजिटाइजर। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑप्शन ए इज़ ट्रैक बॉल, ये तो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इसी तरह डिजिटाइजर इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, एंड द वन विच इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस इज़ बायोमेट्रिक सेंसर, दिस इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं। माउस टेक्निक इज़ यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब हम माउस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास एक टेक्निक है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है उसकी, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कौन से माउस टेक्निक से होता है? ऑप्शन ए इज़ ड्रैगिंग, ऑप्शन बी इज़ राइट क्लिकिंग, ऑप्शन सी इज़ ड्रॉपिंग, एंड ऑप्शन डी इज़ लेफ्ट क्लिकिंग। तो किस तरह का क्लिक हमें करना पड़ता है, किस तरह का टेक्निक हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करें? देखिए हमारे पास ड्रैगिंग इस्तेमाल होता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरा जगह ड्रैग करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास जो राइट क्लिक है, इट गिव्स अस द प्रॉपर्टीज़, यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो सी ऑप्शन है ड्रॉपिंग, तो अगर हम किसी से जगह से ड्रैग कर सकते हैं उसको हम दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ आप कौन से ऑप्शन से देखेंगे? दैट इज़ ऑप्शन बी, राइट क्लिक। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ विच इज़ द फास्टेस्ट कीबोर्ड एज ऑन 2023 अमंग दीज? आपने 2023 में अभी के टाइम या 2024 में आप अब कह सकते हैं कौन सा इनमें से फास्टेस्ट जो है कीबोर्ड माना जाता है। याद रखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने जो आपको लास्ट टाइम MCQ सेशन में बताया था वो अब चेंज हो गया था, मैंने आपको 2021 का बताया था। ऑप्शन ए इज़ QWERTY, ऑप्शन बी इज़ रेजर हंट्समैन V2, ऑप्शन सी इज़ डोवरैक, ऑप्शन डी इज़ रेजर वाइपर V2 Pro। तो आपने जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 2021 में रेजर हंट्समैन V2 माना जाता था सबसे फास्टेस्ट कीबोर्ड, बट दिस टाइम इन 2024 अभी के टाइम में या 2023 भी आप कह सकते हैं, रेजर वाइपर V2 Pro इज़ कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस तरह से मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए इज पैराग्राफ पर पेज, ऑप्शन बी इज डॉट्स पर इंच, ऑप्शन सी इज पेज पर सेकंड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जब भी हमने रेजोल्यूशन पता करना है दैट इज बीइंग मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, इसको हम कभी कभी DPI भी कहते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाते हैं। विच कीज़ आर ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामेबल कीज़? हमारे पास कीज़ है
बहुत सारी कीज़ है, मैंने आपको बताया, तो वो सारी कीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। तो जब मैंने कीबोर्ड पढ़ाया था, इसमें से आपने बताना है प्रोग्रामेबल कीज़ किन कीज़ को कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ मॉडिफायर कीज़, ऑप्शन बी इज़ फंक्शन कीज़, ऑप्शन सी इज़ टॉगल कीज़, ऑप्शन डी इज़ नेविगेशन कीज़। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोग्रामेबल कीज़ है दैट इज़ फंक्शन कीज़, इनका दूसरा नाम फंक्शन कीज़ भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाते हैं। इंटरनल बस विच कनेक्ट्स इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। हमारे पास जो बस होता है, मैंने आपको बसेस पढ़ाया था। बस क्या होता है? इट इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ वायर्स। तो जब बहुत सारे वायर्स साथ में जाते हैं किसी कनेक्शन के लिए, उसको हम बस कहते हैं। ये वो बस नहीं है जो स्मार्ट सिटी में चलती है। तो इंटरनल बसेस जो होती हैं ये कनेक्ट करती हैं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज मेमोरी बस, ऑप्शन बी इज सिस्टम बस और लोकल बस, ऑप्शन सी इज फ्रंट साइड बस, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि हमारे पास जो इंटरनल बस है इसका दूसरा नाम क्या है। याद रखें, ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है। इंटरनल बस का दूसरा नाम मेमोरी बस भी है, इसको कभी कभी सिस्टम बस या लोकल बस भी कहते हैं, इसको कभी कभी फ्रंट साइड बस भी कहते हैं। चारों चीज़ें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर आईटी इक्विपमेंट्स। तो इनमें जब अगर कहीं पे भी किसी आईटी कंपनी में आग लग जाती है, ठीक है, या आईटी इक्विपमेंट्स में आग लग जाती है, तो आप इनमें से कौन सा जो है फायर एक्सटिंग्विशर की यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए इज़ ड्राई पाउडर, ऑप्शन बी इज़ ब्रोमो क्लोराइड, ऑप्शन सी इज़ वाटर, ऑप्शन डी इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने बताना इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है और वो भी क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इन आईटी इक्विपमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विश करने के बाद रेजिड्यूज पीछे नहीं रहने चाहिए। अगर पीछे रेजिड्यूज रहते हैं तो आपके आईटी इक्विपमेंट सारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ये रीज़न भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 इज द फुल फॉर्म इज पोस्ट। हमारे पास पोस्ट जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी इज पॉइंट ऑफ सर्विस टेस्ट, ऑप्शन सी इज पावर ऑन सेल्फ टर्मिनल, ऑप्शन डी इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको याद रखें, ठीक है। ये हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है, पोस्ट इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। डैश डैश इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स इमेज ऑफ अ टेक्स्ट इन एन एक्चुअल टेक्स्ट फाइल। जहाँ पे हमारे पास इमेज पे जो टेक्स्ट होता है उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपके पास पीडीएफ है तो या आपके पास एक इमेज है, तो इमेज को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप किस जो है डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए इज़ क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर, ऑप्शन बी इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं वो है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जहाँ पे आपके पास जो PDF या कोई इमेज में आपके पास टेक्स्ट है, अगर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट की सूरत में, तो उसको आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज डैश डैश इज अ डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन दैट इंटीग्रेटेड द कंट्रोलर ऑन अ डिस्क इटसेल्फ। हमारे पास एक डिस्क होता है और एक कंट्रोलर रहता है, लेकिन हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हमारे पास डिस्क पे ही कंट्रोलर होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, उसके साथ इंटीग्रेट होता है। उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बार ये पूछा गया है SSB में। ऑप्शन बी इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन सी इज़ एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पार्ट, ऑप्शन डी इज़ अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें डायरेक्टली डिस्क ड्राइव पे ही कंट्रोलर अटैच होता है, इसको हम कहते हैं ATA या एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इन डैश डैश वी सी ओनली टेक्स्ट ऑन द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ है प्रेजेंटेशन को देखने के, चाहे वो स्लाइड शो हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो, आउटलाइन व्यू हो या फिर नॉर्मल व्यू हो। लेकिन इसमें हमारे पास एक ऐसा व्यू है, उस व्यू में जो हमारे पास टेक्स्ट ही खाली स्लाइड्स पे दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आउटलाइन व्यू। याद रखें इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। मैन मेमोरी इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द जॉब्स, so the jobs are kept on disk initially on a disk in dash dash which consists of all the processes residing on disk waiting allocation of main memory। जब तक ना मैन मेमोरी मिल जाए
तब तक हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका एक तरीका है रहने का, वो उस तरीके को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ CPU, क्या वो CPU में रहती हैं? ऑप्शन बी इज़ जॉब पूल, ऑप्शन सी इज़ ALU, ऑप्शन डी इज़ FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन सी जो है इसका फुल फॉर्म आपको पता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU का तो आपको पता है, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ जॉब पूल। जब भी हमारे पास जॉब्स आते हैं उसको एक पूल में रखा जाता है, ठीक है, पूलिंग में रखा जाता है। जब भी हमारे पास थोड़ी सी मेमोरी फ्री हो जाती है मैन मेमोरी में, तो वहाँ पे उसको लिया जाता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि मैन मेमोरी में ही हमारा हर एक टास्क एग्जीक्यूट होता है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने बताना है इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है। ऑप्शन ए इज इंकजेट प्रिंटर्स, ऑप्शन बी इज थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी इज लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी इज लेजर प्रिंटर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बताया था जहां पे पेपर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर टच होता है। देखिए, ना ही इंकजेट में टच होता है, ना ही थर्मल में टच होता है, ना ही लेजर में टच होता है। सो द इम्पैक्ट प्रिंटर हियर इज ऑप्शन सी, लाइन प्रिंटर्स। ये थे आज के कुछ MCQs। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको लगा कि कुछ हमारे जहन में कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई हैं इस MCQ सेशन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी आगे आपके लिए अच्छे अच्छे MCQ सेशंस लेके आएँ। और प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और लेक्चर्स लेके आएँ, और जो बाकी हमारे जो लेक्चर्स लेके आते हैं हमारे दोस्त या अज़ीज़ अक़ारिब, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। आप लोगों से यहीं से इजाज़त लेते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।